हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि रासायनिक नाम से हम फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये फॉर्मूला जो हम तैयार करते हैं ये हमारे कैसे उपयोगी होगा। तो बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आप मूलकों के नाम से परिचित नहीं हो। तो कुछ महत्वपूर्ण ऋणायनिक मूलकों के नाम जो आपको रासायनिक नाम से सूत्र लिखने में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ लिखा देता हूँ। तो क्लास 11th का टॉपिक फर्स्ट हमारा चल रहा था, जिसके अंदर मैं आपको लिखा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण ऋणायनिक मूलकों के रासायनिक नाम। इनको लिखने के लिए हम यहाँ मूलक लिख लेते हैं कि कौन सा मूलक है, और यहाँ उसका रासायनिक नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको आया था SO4 को क्या बोलते हैं बेटा? SO4-2 को बोला जाता है सल्फेट। क्या बोला जाता है? सल्फेट। CO3-2 को बोला जाता है कार्बोनेट। ऐसे ही NO3- को बोला जाता है नाइट्रेट। NO2- को बोला जाता है नाइट्राइट। ऐसे वैसे ही ऐसे लिखा जाता है O- डबल बॉन्ड है नाइट्राइट। लेकिन N-3 को बोला जाता है नाइट्राइड। इसी प्रकार SO3-2 को बोला जाता है सल्फाइड। लेकिन S-2 को बोला जाता है सल्फाइड। मूलक और रासायनिक नाम। O-2 को बोला जाता है ऑक्साइड। तो O2-2 को बोला जाता है परऑक्साइड। O2- को बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। इसी तरह C2O4-2 को बोला जाता है ऑक्जेलेट। इसी तरह MnO4- को बोला जाता है परमैंगनेट। लेकिन MnO4- को बोला जाता है केवल मैंगनेट।
CrO4 को बोला जाता है -2 को क्रोमेट। लेकिन ये मिटा देता हूं मैं। Cr2O7 -2 को बोला जाता है डाइक्रोमेट। इसी प्रकार से और जो महत्वपूर्ण है वो है PO4 -3 को बोला जाता है फास्फेट। और PO3 -2 को बोला जाता है फास्फाइट। ठीक है। और P-3 को बोला जाता है फास्फाइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मूलकों के नाम थे जिनके आधार पर अब आप ये नाम जब आएंगे डाइक्रोमेट तो ये मैसेज आपको मिल जाएगा। तो इनसे रासायनिक नाम लिखने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन कुछ ऋणायनिक के साथ धनायनिक मूलकों के भी नाम होते हैं, तो वो भी हम दे लेते हैं। ऋणायनिक के बाद अब ले लेते हैं हम धनायनिक मूलकों के रासायनिक नाम। क्लियर। तो यहाँ हम सबसे पहले ले लेते हैं मूलक और उसका नाम। जैसे आप कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम इनको तो जानते ही हैं। आपको जो टिपिकल पड़ेगा वो है NH4+ आ जाता है कभी कभी, तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं भाई? अमोनियम। ऐसे PH4+ आ जाए तो क्या बोलेंगे? फास्फोनियम। Cu+ में हो तो बोलेंगे क्यूप्रस। और Cu+2 में हो तो बोला जाएगा क्यूपरिक। इसी तरह Fe+2 में हो तो बोला जाता है फेरस। लेकिन Fe+3 में हो तो क्या बोलेंगे हम? फेरिक। क्लियर। तो ये बोलचाल में ज़्यादातर केस में ये ही काम आते हैं। आप ये धनायनिक मूलकों के नाम भी याद रखें। बाकी कैल्शियम जिनका जो प्रतीक होता है ना, वही धनायन में पीछे इयम जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। ओके, कैल्शियम, सोडियम इनके प्रतीक ही इनके नाम हैं। तो अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि अगर हम मूलकों के नाम जानते हैं, इनसे परिचित हैं, तो फिर हम रासायनिक नाम, अब मैं तुम्हें कोई भी दूं, आप पिछली क्लास के तरीके के अनुसार उसका फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको दे रहा हूं, आप इनको, मैं सीधे ही आपको बता दूं कि रासायनिक नाम यूज कैसे आते हैं। तो देखो, यूज आने के लिए आपको मेनली अनुभार पूछा जाता है। जैसे आपके एक्सरसाइज में जाओगे, आप पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में जाओगे तो वहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं
उनके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि रासायनिक नाम हिंदी में लिखा आता है और उसका अनुभार आपको बताना होता है। तो पहले आपको किस पे पहुंचना पड़ेगा, फॉर्मूले पे। जैसे मैं आपको दे देता हूं, निम्न लिखित यौगिकों के अनुभार को एक नाम से और जानते हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पहला लिखा हुआ है अमोनियम ऑक्जेलेट, दूसरा लिखा हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा लिखा हुआ है आपके पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और एक और ले लेते हैं लोग, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो आपको क्या पूछा है, अनुभार या मूलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, और आपको दिया क्या है, रासायनिक नाम दिया हुआ है। समस्या क्या आ गई कि अनुभार तो हम सबके परमाणु भार बताए थे ना मैंने, उनके सबके जो जो सूत्र में जो जो परमाणु होता है उस सब के परमाणुओं के भार को जोड़ लो तो वो क्या तैयार हो गया, अनुभार तैयार हो गया। लेकिन समस्या कहाँ के फंसी कि हम तो इनके सूत्र ही नहीं जानते हैं, तो फिर अनुभार कैसे बताएंगे। तो पहले इसीलिए मैं ये टॉपिक आपका पहला ही टॉपिक है, बड़ा काम का सामने हो गया कि हम अगर रासायनिक नाम से सूत्र निर्माण करना नहीं जानते हैं तो फिर हम अनुभार की गणना भी नहीं कर पाते हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर अनुभार तो बार बार हर चैप्टर में पूछा जाता ही रहेगा। तो फिर हम आते हैं अमोनियम ऑक्जेलेट। अभी मैंने आपको धनायनिक मूलक और ऋणायनिक मूलकों के नाम लिखाए थे कि नहीं, बिल्कुल। तो आपने उठा लिया अमोनियम ऑक्जेलेट को, तो अमोनियम का धनायन हो गया और ऑक्जेलेट ऋणायन हो गया। तो अमोनियम का सिंबल मैंने तुमको क्या बताया था, NH4 प्लस संयोजकता दिखाते हुए लिख लेंगे, और ऑक्जेलेट का मैंने क्या दिखाया था, आप लिस्ट में से देखेंगे तो C2O4 -2 बताया था। अब मैंने आपको सूत्र निर्माण के लिए डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, ऋण मूलक की संयोजकता को धन मूलक के नीचे लिख दो। तो NH4 प्लस के नीचे क्या लिख दिया, ऋण मूलक की संयोजकता, और धन की तो एक ही है तो एक को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये अब किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, अमोनियम ऑक्जेलेट का। अब अणुभार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबके परमाणु भार को जोड़ लेते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन संख्या कितनी है 4, तो 4 से इंटू कर दिया मैंने। और ये पूरा ही फिर कितना हो रहा है, 2 गुणा कर दो क्योंकि होल ट्वाइस है ना। फिर C का 12 और 2 है तो 12 दूना 24, और ऑक्सीजन का 16 चौके 64, जोड़ तो आप लोगे ही, अनुभार आ जाएगा 14 और 4 18, 18 दूना 36, 36 और 24 हो गए आपके 40, 60, 60 और 60 120, 124, कितना आ गया अनुभार 124 आ गया।
बताओ कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं आई होगी, लेकिन अब भी दिक्कत है। फिर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, अब आप वही उसी तरह से इसको मिटा देता हूँ मैं। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमको निकालना है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। संयोजकता दूसरे वर्ग में आता है इसलिए 2, और कार्बोनेट की भी CO3-2, ये हमने अभी लिस्ट में लिखा ही था, वहाँ से लिख लिया। अब देखो संयोजकता है +2 -2 बराबर है, तो बराबर है तो मैंने क्या बताया था, अनुपात क्या आएगा? यहाँ कोई गुणांक ही नहीं है ना, 1:1, तो या फिर तुम यहाँ इसके नीचे 2 लिखते, इसके नीचे भी 2 लिखते, तो 2 से 2 कट जाता, तो सरल अनुपात क्या आया? 1:1। तो सूत्र क्या हो गया? Mg के नीचे भी 1 और कार्बोनेट के नीचे भी 1, तो MgCO3 आ गया। अनुभार के वे पहुँचते हैं, तो अनुभार कैसे निकालते हैं? मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, तो ये हो गया आपके 48 12 60 60 70 80 84। कितना आ गया? 84। ठीक है, अब हम पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र निकालते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम किसको कहते हैं सब जानते होंगे बेटा, पोटेशियम कहते हैं के को, और परमैंगनेट अभी अपन ने लिस्ट में क्या लिखा था? MnO4 माइनस, फिर अनुपात कितना आया? 1:1, क्योंकि चार्ज बराबर है, तो हम सूत्र क्या पहुंच गए? KMnO4। अब इसका निकाल लेते हैं। के का 39, मैंगनीज का मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मैं आप बता देता हूँ 55.5 होता है, और ऑक्सीजन का 16 चौके 64 होता है। सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और था, वो कौन था बताओ? फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ देखो फेरिक ऑक्साइड नहीं है, क्या है? फेरस ऑक्साइड है। तो फेरस ऑक्साइड के लिए हमको, फेरस के लिए क्या प्रतीक बताया था मैंने? Fe+2, और ऑक्साइड के लिए O-2। ठीक है, तो वही अनुपात कितना आएगा? 1:1। तो सूत्र क्या हो गया? FeO। अनुभार निकाल लेते हैं। आयरन का 56 और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया? 6 दूनी 12, 5 और 1 6 और 1 7 72। बताओ कोई डाउट आया क्या? नहीं। तो ये मैंने आपको पहला टॉपिक क्लियर कर दिया, जो हमारे है रासायनिक नाम से सूत्र। अब इस पर 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं किताब में। अगर आप पहले चैप्टर की किताब को खोल के देखोगे तो वहाँ आपको ये इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैंने अभी कराया है। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो या तो मेरे ही YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में उसे व्हाट्सएप नंबर मेरा 9 में लिख देता हूँ, मेरे को व्हाट्सएप आप कर सकते हो 9983062808। ठीक है, इस नंबर पर आपको कहीं भी कोई समस्या हो उसकी फ़ोटो भेज दे क्वेश्चन की, मैं अगली क्लास में उसे शामिल कर लूँगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है आज। कल से हम द्वितीय टॉपिक को लेंगे और वो टॉपिक होगा कि हम कंपाउंड का प्रतिशत संगठन यानी किसी भी यौगिक की प्रतिशत रचना कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक को हम नेक्स्ट दे लेंगे। ओके।